everyone, and you're watching the official channel for Nyaya Academy for UPSC Law and Commerce students. So, here I am today, and I'm going to talk about an out of the box topic, something that you're not taught during your law degree, and it's something that you only get to learn when you're out there practicing in the legal world. So जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या एक MP या MLA साइड बाय साइड लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट और या फिर आप लॉ कर चुके हैं तो आपने लीगल एथिक्स जरूर पढ़ा होगा, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर कोई फुल टाइम एडवोकेसी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं या फुल टाइम लॉयर हैं, ही कैन नॉट टेक अप एनी अदर प्रोफेशन. सो यहाँ पे हमारे सामने जो सवाल है कि तो ये पॉलिटिशियंस जो हैं, जो एमपीज और एमएलए, बहुत से ऐसे हैं जो साइड बाय साइड लॉ भी प्रैक्टिस करते हैं. सो आर दे अलाउड टू डू दैट? क्या ये बीसीए रूल्स के खिलाफ नहीं है? कौन सा लॉ है जो उन्हें अलाउ करता है, इफ देयर इज एनी? एंड हमारी सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस बारे में? So is there any leading case or landmark judgment on this which allows them to do so? देखिए, आपने देखा होगा कि कपिल सिब्बल हैं जैसे, जो member of parliament हैं, and he appears in several cases as the counsel on behalf of his clients. So we have to understand today that they are doing so. They are taking up law as a part-time profession alongside their जो constituency जो चला रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. सो इसके अलावा भी वो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं साइड बाय साइड. देयर आर मेनी अदर. आई टेल यू एंटायर लिस्ट. जो जब ये मुद्दा कंट्रोवर्सी में आया, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पे एक PIL फाइल की गई थी, जो मैं आपको भी बताऊंगी थोड़ी ही देर में. सो ये सब चीजें हम इसके अंदर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस बारे में. आर दे अलाउड टू डू दैट, एंड इफ यस, what is the reason behind it, what is the legal reasoning behind it? तो वो हम इस फटाफट से देखेंगे. But before that, I want you to listen to this lady. Hit subscribe and throw me a like. So if you like the video, just hit the subscribe button and like it and share with your friends so that it keeps us going. चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को समझना और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल की गई थी 2017 में, और ये PIL फाइल की थी अश्वनी उपाध्याय ने. सो इन्होंने PIL फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में. ये बीजेपी के लीडर थे, और PIL फाइल करने के पीछे इनका मकसद ये था कि जो भी पब्लिक सर्वेंट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और जुडिशरी के मेंबर्स जो बाकी प्रोफेशंस भी जैसे ये अदर प्रोफेशंस कैरी ऑन कर रहे हैं, सो इनको साथ साथ जो है लॉ प्रैक्टिस करने पे इनके बैन लगाया जाए और इसको एक क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट डिक्लेयर किया जाए. ये इन्होंने अपनी PIL के थ्रू ये अचीव करना चाहते थे. ये इनका मकसद था. और इन्होंने अपनी पिटीशन में बोला कि MPs, MLAs and MLCs is members of legislative councils. सो जो ये MPs, MLAs जो लीगल प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं, ऐसा करके ये एक फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, एंड दैट इज आर्टिकल 14, यानी राइट टू इक्वालिटी. तो इन्होंने ये भी कहा कि वी डू नॉट नीड पार्ट टाइम लेजिस्लेटर्स, वी नीड फुल टाइम पार्लियामेंटेरियंस. सो इन्होंने ये जो बात बोली, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही, एंड इट वाज highly appreciated by some of the people who were against this thing कि जो legislators हैं वो part time law practice करते हैं. So he wanted to ban this practice, and he believed that ये ऐसा करना illegal, unconstitutional और unethical है. सो इनके आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं. इन्होंने अपनी पिटीशन जो फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिए. तो सबसे पहला इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया, देखिए मैं आपको जो इनके मेन आर्ग्यूमेंट्स है वो फटाफट से बताऊंगी. वो पहला जो आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया वो ये था कि रूल्स एकदम क्लियर हैं. कौन से रूल्स की बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे इन्होंने BCI का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं एडवोकेसी से रिलेटेड लॉयर्स के ऊपर जो अप्लाई होते हैं, उसका जो रूल 49, इसका जो सहारा लेते हुए इन्होंने कहा कि कोई भी ये रूल कहता है कि कोई भी फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय, कोई भी फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय, whether he she belongs to any corporation, private firm or government, cannot practice as a lawyer before a court of law. So ये रूल एकदम क्लियर है कि कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, वो चाहे किसी कंपनी में काम करता है, किसी प्राइवेट फर्म में काम करता है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो लॉयर के तौर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में. एंड नो public servant can engage in the pursuit of any other vocation and certainly cannot offer his or her services as a lawyer while in service. तो देखिए रूल एकदम क्लियर है और क्लियरली बैन लगा रहा है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो
एज अ लॉयर के तौर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक वो एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पे काम कर रहा है. सो इस रूल का सहारा लेते हुए इन्होंने इस बेसिस पे इसको चैलेंज किया, इस एक्शन को, और उन्होंने इस पिटिशन में बोला द वर्क ऑफ अ लॉयर इज अ फुल टाइम एक्टिविटी, कि लॉयर का जो काम है वो फुल टाइम जॉब है. एंड सिमिलरली एमपीज और एमएलएस का जो काम है वो भी फुल टाइम है, वो फुल टाइम मेंबर्स है पार्लियामेंट या असेंबलीज के, एंड दे हैव टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, दे हैव टू मीट पीपल इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है. सो दिस इज अ फुल टाइम जॉब, और जब वो एक फुल टाइम जॉब कैरी ऑन कर रहे हैं वो साथ साथ लॉ कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं साइड बाय साइड. दिस वाज हिज आर्गुमेंट. सो सेकंड जो बेसिस था इनके पिटिशन का, वो था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. देखिए इन्होंने बोला कि एमपीज और एमएलएस जो है, जो लॉयर के तौर पे अपीयर होते हैं कोर्ट्स में, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, देखिए कि ये कंप्लेनेंट या रिस्पोंडेंट कि दोनों में से किसी के बिहाफ पे भी अपीयर हो जाते हैं लेजिस्लेशन में, एक केस में. और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि एमपीज और एमएलएस एक तरफ तो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से अपनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अपने कंप्लेनेंट से भी फीस चार्ज, जो कंप्लेनेंट है या जिसके बिहाफ पे ये काउंसिल के तौर पे अपीयर हो रहे हैं, उससे भी फीस चार्ज कर रहे हैं. और वो कंप्लेनेंट जिसने सरकार के खिलाफ ही केस फाइल किया है, तो एक तरफ तो ये सरकार से सैलरी ले रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के ही खिलाफ ये लोग केस लड़ रहे हैं court may on behalf of their clients. And he further argued that MPs have the power to decide on impeachment of judges. Now this is a very important point that we have to understand here कि MPs जो हैं वो impeach कर सकते हैं judges को. they have the power because they are member of लोक सभा एंड राज्य सभा. so यहाँ पे देखिए conflict of interest कैसे अराइज होता है कि एक MP के पास पावर है judges को impeach करने की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को judges को impeach करने की, और अगर वही MP एक लॉयर के तौर पे, एक काउंसिल के तौर पे, अटर्नी के तौर पे प्रेजेंट होता है उन्हीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के सामने, सो एक तरह से आप उन जजेस को प्रेशर में डाल रहे हो. दे आर लाइक पुट इनटू प्रेशर कि भाई अगर इस लॉयर के फेवर में हमने डिसीजन नहीं दिया, देन अगर कुछ भी फ्यूचर में ऐसा होता है, he can or he may go for impeachment, या impeachment की तरफ जो है वो साइड करेगा वो MP अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा होता है. so there is always a pressure, like not expressed, but there is always an implied pressure at the back of their mind that they have to this is like possible position that can be कि pressure पड़ता है judges पे if a MP appears before them. बट देखिए सभी जजेस पे नहीं होता है ऑब्वियसली, बट दिस इज सिचुएशन विच इज वेरी मच पॉसिबल. एंड सो इन्होंने बोला कि when they take public money and argue against the government, it is a professional misconduct. So the petitioner was very clear कि जब ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं and they're taking public money on the other hand, this is like a gross professional misconduct. ये इनका आर्ग्यूमेंट था. दूसरा देखिए नेक्स्ट इन्होंने जो अपना आर्ग्यूमेंट दिया या जो इन्होंने सवाल खड़ा किया इस पिटिशन में, इस PIL में, कि क्या MPs और MLAs पब्लिक सर्वेंट हैं और क्या ये कॉर्पोरेट लॉबिस्ट हैं, ये इन्होंने सवाल खड़ा किया. और इन्होंने बोला कि जो MPs लॉयर के तौर पे प्रैक्टिस करते हैं साइड बाय साइड, ये रिटेनरशिप लेते हैं कंपनी से, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. सो this is a professional misconduct. They are taking retainers from the companies, and ऐसा करके ये कॉर्पोरेट लॉबिस्ट का काम कर रहे हैं कि ये उन कंपनीज के फेवर में जो है डिसीजन ले रहे हैं, और पॉलिसीज भी जो हैं बहुत हद तक सरकार में रहेगी उन कंपनीज के फेवर में बनाएंगे. सो गवर्नमेंट के खिलाफ उन कंपनीज के बिहाफ पे ये आर्ग्यू करते हैं. सो इस प्रकार ये कॉर्पोरेट लॉबिस्ट की तरह काम कर रहे हैं. सो हाउ इज इट देन when you bar other public servants from engaging in professional services, but you allow legislators who are public servants to open petrol pumps and argue in courts? And this is a very good argument जो पिटिशनर ने अपनी पिटिशन में मेंशन किया. एंड ही सेड कि ऐसा क्यों है कि जब आप बाकी पब्लिक सर्वेंट्स को तो मना करते हो, उन पे रोक लगाते हो कि और कोई प्रोफेशनल सर्विसेज वो नहीं कैरी ऑन कर सकते, बट जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो MPs MLAs हैं, उनको आप अलाउ कर रहे हो कि वो पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं, कोर्ट्स में आर्ग्यू कर सकते हैं केसेस में ऑन बिहाफ ऑफ any of their clients. So this is a gross violation of Article 14 and 15 right to equality and prohibition of discrimination कि बाकी पब्लिक सर्वेंट्स पे आप रोक लगा रहे हैं बट लेजिस्लेटर्स को आप अलाउ कर रहे हैं. तो जिन पे रोक लगाई जा रही है तो ये तो गलत है कि आप राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है ये. सो हाउ कैन यू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वन पब्लिक सर्वेंट एंड नॉट दी अदर. सो यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन भी किया
कि एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो ये 1979 का केस है, पिटिशनर ने इस केस को अपनी पिटिशन में मेंशन करते हुए कहा कि इस केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की थी कि जो एमपीज और एमएलएज हैं वो पब्लिक सर्वेंट है। देखिए ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस केस में यू शुड नो दिस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एमसीक्यू इन एनी लीगल एग्जाम कि कौन से केस में ये बोला गया था कि एमपीज और एमएलएज पब्लिक सर्वेंट है। तो इट वाज एम करुणानिधि। एज अर्ली एज 1979 हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि एमपीज एंड एमएलएज आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड इफ दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। और रूल 49 भी वेरी क्लियर है कि रूल 49 के अंदर बोला गया कि पब्लिक सर्वेंट्स जो है वो लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं कर सकते। देन व्हाई इज इट सो दैट दे आर अलाउड टू डू सो, कि एमपीज एमएलएज को अलाउड है और बहुत से पब्लिक सर्वेंट्स को अलाउड नहीं है। सो ये इन्होंने सवाल किया अपनी पिटिशन में। देखिए जब ये पीआईएल फाइल की गई थी तो बहुत से हमारे ऐसे एमपीज थे और जो रेडार के अंडर आ गए थे बिकॉज दे वर इन क्वेश्चन की जो उस वक्त प्रैक्टिस कर रहे थे लॉ और वो एमपीज और एमएलएज की पोजीशन पे भी थे। उनमें से देखिए सबसे पहले कपिल सिब्बल, केटीएस तुलसी उस वक्त, पी चिदम्बरम, विवेक तंखा, भूपेंद्र यादव, मीनाक्षी लेखी। इनका देखिए मैंने यहाँ पे फोटो भी आपके रेफरेंस के लिए दिया है। दिस इज मीनाक्षी लेखी, दिस इज पी चिदम्बरम एंड दिस इज कपिल सिब्बल। इन लोगों, ये जो सभी लोग थे देवर अंडर द रेडार, देवर अंडर द आइज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि ये सब लोग जो हैं एमपीज हैं एंड साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में या अदर हाई कोर्ट्स में ये लॉयर के तौर पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और थे पिनाकी मिश्रा एंड सतीश मिश्रा, अश्विनी कुमार एंड अभिषेक मनु सांघवी। So these were some of the MPs who came under radar after this PIL was filed. नेक्स्ट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में क्या किया। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पीआईएल आई तो उन्होंने बीसीआई को नोटिस इशू किया एंड सेंटर को भी नोटिस इशू किया एंड आस्क्ड देम टू रिपोर्ट ऑन द मैटर एज सून एज पॉसिबल। ये नोटिस मिलने के बाद बीसीआई ने एक कमेटी फॉर्म की टू लुक इनटू द मैटर एंड डिसाइड कि जो लेजिस्लेटर एंड बीसीआई की जो कमेटी थी उसने ये डिसाइड किया कि लेजिस्लेटर्स जो हैं कैन इंडीड प्रैक्टिस एज लॉयर्स। तो बीसीआई की इस कमेटी ने अलाउ किया कि लेजिस्लेटर्स लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये उनके रूल्स के खिलाफ नहीं है। और जो अटॉर्नी जनरल थे उस वक्त के वेणुगोपाल, उन्होंने गवर्नमेंट के बिहाफ पे बोलते हुए कहा कि ये जो बैन है दिस इज नॉट करेक्ट और जस्टिफाइबल। ये जो बैन पिटिशन के में सीख किया जा रहा है कि बैन लगा देना चाहिए, दिस बैन इज नॉट जस्टिफाइबल एज बीइंग एमपी एंड एमएलए इज नॉट अ फुल टाइम जॉब। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। जो आर्ग्यूमेंट दूसरी साइड से आया वो ये था कि एमपी और एमएलए जो है इनका फुल टाइम जॉब नहीं है। एंड के वेणुगोपाल also added that there cannot be any prohibition as member of parliament is not a job under the government of India. तो देखिए उन्होंने तो यही बोल दिया कि जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की वो कोई जॉब नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर जॉब कर रहे हैं। और पिटिशनर के काउंसिल ने इसमें ये आर्ग्यू किया कि एमपीज और एमएलएज जो है ये सैलरी ड्रॉ करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, या अगर एमएलएज हैं तो स्टेट से। वो सैलरीड एम्प्लॉय है स्टेट के। जब सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो यानी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, सो दे शुड बी बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ साइड बाय साइड। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली पिटिशनर के काउंसिल के इस आर्ग्यूमेंट के रिप्लाई करते हुए कहा कि जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पे मास्टर सर्वेंट रिलेशन है। तो मास्टर सर्वेंट रिलेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट का मेन पॉइंट है, मेन इंग्रेडिएंट है। लेकिन यहाँ पर जो एक एमपी है या एमएलए है, ही इज नॉट द सर्वेंट, या जो गवर्नमेंट है इट इज नॉट द मास्टर ऑफ दैट एमपी और एमएलए। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीजनिंग जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दी कि जब हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं वी पोस्टुलेट अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप बट देयर इज नो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इन केस ऑफ बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया जो रूल 49 है बीसीआई का, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू फुल टाइम एम्प्लॉयज। और क्योंकि एमपीज जो है वो फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं है, सो लेजिस्लेटर्स इसीलिए दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर रूल 49। सो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर को सॉल्व किया एंड बहुत ही रैशनल जो है जजमेंट उन्होंने यहाँ पे दी एंड ये पूरे इश्यू को क्लैरिफाई किया।
चलिए, अभी तक हमने देख लिया कि क्या क्या आर्गुमेंट्स थे जो इसके खिलाफ दिए जा रहे थे कि एमपीज और एमएलएस को साइड बाय साइड लॉ प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए. बट लेट्स सी व्हाट आर द आर्गुमेंट्स दैट वर गिवन इन फेवर ऑफ दिस थिंग कि एमपीज और एमएलएस को लॉ प्रैक्टिस करना, साइड बाय साइड लॉ प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए. इसके फेवर में जो आर्गुमेंट्स दिए थे, सम ऑफ देम आर आई मेंशन्ड हियर बिलो द एंटायर लिस्ट जो भी दैट आई कुड फाइंड. सो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया गया था कि हिस्ट्री स्टैंड्स टू द टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट कि लॉयर्स का बहुत मेजर रोल रहा है हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, और हिस्ट्री इस बात की गवाह है. तो देखिए यहाँ पे अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री उठा के देखें, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे वो लॉयर्स थे. तो लॉयर्स का हमेशा ही बहुत बड़ा योगदान रहा है गवर्नमेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग में. एंड इवन आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस देयर वर सेवरल लॉयर्स हु वर सर्विंग एज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इवन टिल टुडे. एंड सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि पार्लियामेंट मस्ट रिमेन अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डाइवर्सिटी. सो पार्लियामेंट को एक मेल्टिंग पॉट ऑफ डाइवर्सिटी हमें बनाना है, जहां पे डाइवर्स टैलेंट और अलग अलग एक्सपीरियंस के जो लोग हैं वो हमें इंक्लूड करने हैं. दैट हेल्प्स इन मेकिंग द पार्लियामेंट एफिशिएंट. एंड वी ऑल्सो वांट कि जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, अगर उनमें लॉ की अंडरस्टैंडिंग होगी, जो ट्रेंड होंगे लॉ में, इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड लॉ एंड लेजिस्लेशन बेटर, सो दे कैन बेटर अंडरस्टैंड द लेजिस्लेशन. क्योंकि देखिए उनका काम यही है कि उन्हें लेजिस्लेट करना है, लॉ बनाने हैं, और अगर उनका लॉ बैकग्राउंड होगा दे विल डेफिनेटली परफॉर्म अ बेटर जॉब. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो दिया गया वो ये था कि मेनी पीपल कैरी ऑन देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशंस अलोंग विद अ सिविक सेंस ऑफ ड्यूटी, पब्लिक सर्विस, सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स. कि बहुत से लोग अपना प्रोफेशन भी कैरी ऑन करते हैं, बट उसके अलावा वो साथ साथ पब्लिक सर्विस, सोशल वर्क या पॉलिटिक्स में भी भाग लेते हैं. सो ऐसा पॉसिबल है किया जाना कि आप अपना प्रोफेशन भी कैरी ऑन करो और आप एक पॉलिटिशियन के तौर पे सोशल सर्विस या पब्लिक वर्क ये भी कैरी ऑन कर सकें. एंड नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि देयर इज नो मेरिट इन बैनिंग, कि बैन करने के जो तर्क है इसमें कोई मेरिट नहीं है इस आर्ग्यूमेंट में. बिकॉज जब डॉक्टर्स पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो उनको वो अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ते हैं. कोई सीए अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, इंजीनियर्स या बिजनेस टाइकून्स, तो वो अपना बिजनेस नहीं छोड़ते, वो अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते. सो अगर कोई लॉयर एमपी या एमएलए बनता है तो वो अपनी प्रैक्टिस क्यों छोड़े? सो देयर इज नो मेरिट इन दैट. एंड एक और जो सोल्यूशन दिया गया इस बात का कि अगर ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, या इट इज पॉसिबल कि अगर ऐसा हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर एक एमपी जो है साथ साथ लॉ भी प्रैक्टिस करे, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि एक प्रिविलेज कमेटी बना दी जाए, उसको प्रिविलेज कमेटी को इन्फॉर्म कर दिया जाए. ये एथिक्स कमेटी जो ऑलरेडी बनी हुई है. सो इफ देयर इज एनी ट्रांसग्रेशन by the MP when he's also performing his प्रोफेशन एज अ लॉयर, सो अगर ऐसा कुछ होता है ट्रांसग्रेशन जहाँ पे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एंड इट इज अ वैलिड कंसर्न, वहां पे प्रिविलेज कमेटी या एथिक्स कमेटी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए. सो ये जो सोल्यूशन था, ये जो आर्ग्यूमेंट्स थे इसके फेवर में दिए गए. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर इशू जो है यहाँ पे. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए अगर आपको पता भी चलता है कि आपने देखा होगा कि एमपीज और एमएलए जो है वो लॉ प्रैक्टिस करते हैं, बट यू शुड नो द रीजनिंग बिहाइंड इट कि इनको लॉ प्रैक्टिस जो करने दिया गया है वो किस रूल के तहत, किस जजमेंट के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, वो बहुत जरूरी है यहाँ पे जानना. एंड दिस वाज द पर्पस बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो, टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट. So guys, thank you so much for watching the video, and if you like the video, if you like my presentation and the content which I provided in the video, please hit the like button and share it with your friends, and do subscribe to our channel and ring the bell icon so that you keep getting those latest updates on our videos. Thank you so much for watching. Have a great day.